हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रीड करेंगे सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिल चुका है। आप लोग उसको रीड कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम लोग वीडियो पार्ट 3 रीड करेंगे। तो जिस टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज ऑफ इनलाइटनमेंट 17th एंड 18th सेंचुरी सीई, हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने यूरोप एंड द रिनेसेंस को रीड किया था। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं एज ऑफ इनलाइटनमेंट क्या होता है। ये एज ऑफ इनलाइटनमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान का युग, यानी आत्मबोध, आत्मज्ञान, यानी एक ऐसा समय है जब लोगों को अपनी शक्तियों के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी हुई थी। वो लोग इसके लिए जागरूक हो गए थे। ये उस एज की बात है। ड्यूरिंग द एज ऑफ इनलाइटनमेंट द थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड एंड फिलोसफर्स डिफाइंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी: इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था इस एज में? इस इनलाइटनमेंट के एज में मॉडर्न डेमोक्रेसी की थ्योरी डेवलप हुई थी। जो फिलोसफर थे उन्होंने डेमोक्रेसी के जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं, उनको डिफाइन किया था, लोगों को बताया था क्या क्या होता है डेमोक्रेसी में। उन्होंने बताया कि इक्वलिटी यानी समानता है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार होते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता होती है, और चर्च और राज्य में एक अंतर होता है। चर्च क्या होता है? चर्च एक धार्मिक संस्था होती है। आप लोग जानते ही हैं चर्च क्या होता है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, वैसे ही ईसाई धर्म में चर्च होता है। तो चर्च और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको डिफाइन किया गया था। तब लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी हुई, लोग अवेयर हुए, ठीक है। द अमेरिकन्स थ्रू द 1760s एंड 1790s डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिकन, यानी 1760 से 1790 में इस बीच में एक रिपब्लिकनिज्म का कंसेप्ट डेवलप हुआ था। रिपब्लिकनिज्म होता है गणतंत्रवाद। क्या होता है? गणतंत्रवाद, यानी कि प्रजा का शासन। रिपब्लिकनिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रोटेस्ट लिबर्टी एंड बिलीव्स इन द इक्वलिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। द अमेरिकन फॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स फॉर ऑल, इंक्लूडिंग द अमेरिकन अफ्रीकन्स, यानी कि अफ्रीका और अमेरिका के लोगों ने मिलकर लोगों के अधिकारों, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी इंडिविजुअल जो लिबर्टी होती है, उसके लिए क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था, एक आंदोलन चलाया था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे समझ में आया? तो इक्वलिटी और रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के शासन और समानता और बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन अधिकारों के लिए एक जो प्रोटेस्ट हुआ था, अमेरिकन ने जो लड़ाई लड़ी थी इन चीज़ों के लिए, उसको क्या कहा गया? गणतंत्रवाद। आगे पढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाज ratified in the 1789 and the United States Bill of Rights came into effect in 1791। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अस्तित्व में आया? 1791 में, ठीक है, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिका के अधिकारों का कानून। द बिल ऑफ राइट्स लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑल यूएस सिटीजन। सभी अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने वो जो राइट जो पास हुआ था, बिल ऑफ राइट्स जो पास हुआ था, वो उन्होंने गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको लिमिट में कर दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल कर दिया था। ठीक इसी तरह ये आगे हुआ था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस तरह के सारे जितने भी रेवोल्यूशन है, आप समझ लीजिए कि जो भी रेवोल्यूशन है वो इन्हीं के लिए, फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी के लिए हुए थे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 और 1799 तक चला था। ये वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड social upheaval in France. During the revolution, the common people of France overthrew the monarchy and formed a new government based on the principle of equality, liberty and fraternity. Fraternity का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। The National Constituent Assembly drew up the Declaration of the Rights of Human and the Citizen in August 1789. It was based on the American Declaration of Independence.
तो ये कानून अमेरिका के इंडिपेंडेंस के जो अमेरिका का जो कानून था उसी पर बेस था। ठीक है, आगे देखते हैं। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अमेरिकन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द 20th century witnessed the emergence of numerous democracies like India, Australia, Greece, Germany and Japan. The 20th century also saw two world wars with all its devastations. The United Nations was formed to ensure peace, security and above all human liberty. तो स्टूडेंट्स, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अमेरिका के जो सोसाइटी को क्या किया? उन्नति की ओर मोड़ दिया था, उन्नति, तरक्की और विकास की तरफ। तो यहाँ पे जो मोनार्ची था, मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म किया गया था। उसके बाद में ये अमेरिकी कानून के आधार पर एक दूसरा कानून यहाँ पे लागू हो गया था, बिल्कुल जो अमेरिका के कानून से मिलता जुलता था। ठीक है, तो इससे इंस्पायर होकर दुनिया के कई देशों ने इस तरह से डेमोक्रेसी अपने देश में डेवलप की थी, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जर्मनी और जापान के बारे में इसमें दिया गया है। इन सभी देशों ने धीरे धीरे करके सारी दुनिया में डेमोक्रेसी इस तरह से बढ़ती रही। तो 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, आपको पता ही है कि वर्ल्ड वार हुआ था। उस वर्ल्ड वार में ये सब क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, चारों तरफ नुकसान ही नुकसान, हानि हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र, इसने क्या किया था, ये पीस और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा शांति को बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं। यूनाइटेड नेशंस को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। ये कई देशों के बीच में होने वाली लड़ाई झगड़ों को कंट्रोल करता है। द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स क्या है? आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। की एलिमेंट होते हैं, डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी that makes it so popular? A modern democracy has certain important features which are enshrined in its constitution. तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है रूल्ड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर यही है कि डेमोक्रेसी में जो शासन होता है वो जनता पर होता है और जनता के ही द्वारा होता है। ठीक है, तो क्योंकि पब्लिक इसमें अपना शासक खुद चुनती है, इसलिए इसको कहा जाता है रूल्ड बाय पीपल। अ डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द पीपल चूज द गवर्नमेंट थ्रू रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम competing parties. The people thus decide who will present them in parliament. A parliament is a body of elected representatives which will rule the country on the behalf of the people. बच्चों, समझ में आया आपको कि पार्लियामेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये लोग क्या करते हैं? पार्लियामेंट में हमारी बात रखते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में हमारी ज़रूरतों को, हमारी जो मांगे हैं उनको ये पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट एक बॉडी है, सरकार का एक हिस्सा है जो हमारे लिए कानून बनाती है। ठीक है, समझ में आया? और यही जो पार्लियामेंट है यही मेन गवर्नमेंट होती है। आगे देखते हैं। Thus, in a democracy, the people are the highest form of political authority. The leaders of government hold power only temporarily, as long as they enjoy the trust of the people. The people are free to criticize their elected representatives and vote them out of power. तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी में जो रियल पावर किसके हाथ में होती है? रियल पावर जनता के हाथ में होती है। बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी टेम्पररी होते हैं। जो पावर होती है इनके हाथ में वो टेम्पररी होती है। मेन पावर क्या होती है? हम लोगों के हाथ में। ठीक है, जो वोटर होते हैं, वोट देने वाले जो लोग होते हैं, मेन पावर उन्हीं के हाथ में होती है, क्योंकि हम ही लोग अगले चुनाव में इनको हम हरा सकते हैं, अपने मन का कोई दूसरा नेता चुन सकते हैं। ठीक है, तो मेन पावर किसके हाथ में होती है? वोटर के हाथ में। जस्टिस एंड इक्वलिटी, जस्टिस एंड इक्वलिटी यानी न्याय और समानता, ये डेमोक्रेसी का मेन फीचर है। सभी के साथ न्याय होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो इसके जो टू मेन पिलर्स हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको याद करने की चीज़ें हैं। जस्टिस इज टू गिव ईच वन व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर एज ए पर्सन।
यानी कि ये इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इक्वलिटी इज डिफाइंड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के सामने सभी समान हैं, ठीक है। कानून के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कानून के सामने ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना अमीर है, ना गरीब है, सबके लिए कानून बराबर है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाई वर्च्यू ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, वेल्थ एटीसी। समझ गए बच्चों, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति के आधार पर, ना धर्म और ना धन दौलत के आधार पर। टू एंजॉय इक्वलिटी देयर शुड बी जस्टिस। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, एक महिला हाथ में तराजू लिए होती है, आंखों पे पट्टी बंधी होती है। ये एक सिंबल होता है, ये दिखाता है कि कानून अंधा होता है, यानी कि सबके लिए बराबर है। ये किसी की जाति, धर्म, मजहब को नहीं देखता है, ये सबके लिए समान न्याय करता है। इसलिए जब ये किसी को तौलता है, कानून जब किसी को कानून के तराजू में जब किसी को तौला जाता है, तब आंखों पर पट्टी बांध ली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, ठीक है। गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स टू एवरी सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए जो उनके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए गारंटी दी गई है। किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। किसमें दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेसी में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ सर्टेन बेसिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द स्टेट। तो कोई भी राज्य ये अधिकार नहीं छीन सकता है। कौन कौन से राइट हैं? द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन, citizens can say and write what they think and feel without fear of reprisal. No one can tell you what you must think, believe or say. तो हमको स्वतंत्र विचारों से अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी हमको ये नहीं कह सकता है कि आप ऐसे विचार ना रखो या हमारी विचारधारा अपनाओ, आपके ये विचार। हमारी जो थिंकिंग है हम बोल सकते हैं, हम अपनी थिंकिंग से अपना मार्ग, अपना रास्ता चुन सकते हैं। तो हमको बोलने की स्वतंत्रता है, एक्शन करने की स्वतंत्रता है, हम जो चाहें कर सकते हैं, केवल वो कानून के खिलाफ ना हो, ठीक है। तो हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकता। ये हमारे संविधान का एक अधिकार दिया गया हमको। द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको आप रीड कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ईच पर्सन हैज़ टू राइट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। देश में कब क्या हो रहा है ये हमको जानने का अधिकार है। ये हमको किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, क्या करना चाहती है। हम ये भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में गवर्नमेंट के कौन कौन सा एक्शन ले रही है, किस एक्शन का हम पर जो कोई निगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, हम उसके बारे में गवर्नमेंट से जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर राइट टू इन्फॉर्मेशन का यही मतलब होता है कि हम इस देश में अपने हित और अहित के बारे में सरकार से पूछ सकते हैं, ठीक है। द राइट टू ट्रेवल एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं भी आप देश में रह सकते हैं, कहीं भी घर बना के रह सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। द राइट टू एसोसिएट विद अदर पीपल एंड द फॉर्म एंड ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ऑन चॉइस, हम अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी कोई पार्टी भी बना सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन या अपना कोई संगठन बना सकते हैं, इसका भी हमें पूरा अधिकार है। द राइट टू असेंबल फ्रीली, हम फ्री होकर कहीं भी असेंबल कर सकते हैं। असेंबल का मतलब होता है असेंबलिंग, यानी कि हम एकजुट होकर अपनी कोई सभा कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे पढ़ते हैं। द रूल ऑफ लॉ, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर सेवरल लॉ to limit the power of the government to maintain order and protect the right of citizens. All citizens are equal in the eyes of law. No one is above the law, not even a king or an elected president. No one may be discriminated against on the basis of their race, religion, ethnic group और gender. तो पहले भी हम ये चीज़ आपको बच्चों समझा चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ में क्या होता है। कोई भी अपने आप को सुप्रीम ना समझे, यानी कोई भी सुपर नहीं है। यहाँ तक कि इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इस देश के राजा नहीं है, वो भी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर ही काम करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हर इस देश का चाहे नेता हो चाहे नागरिक हो, संविधान की नज़र में वो इस देश का एक सिटीजन है,
सबके लिए समान अधिकार है, ठीक है। सभी सेवक हैं हमारे लिए, कोई भी शासक नहीं है, और हर किसी की पावर की एक लिमिट है। नो वन मे बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड विदाउट एडिक्वेट रीजन, टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ फॉरबिडन, दिस इज़ नोन एज द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, किसी को बिना वजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी को गलत तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को किस तरह से डिवाइड किया गया ये भी देख लीजिए। टू इंश्योर स्मूथ एंड इम्पार्शियल गवर्नमेंट, मोस्ट डेमोक्रेसीज प्रोवाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ द 3 बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की 3 बॉडीज़ होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव हमारे लिए कानून बनाती है। लेजिस्लेचर का काम होता है जो कानून लागू करना, और जुडिशरी का होता है कानून की रक्षा करना, हमारे लिए न्याय करना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, कार्यकारी। लेजिस्लेचर होती है, ये विधायिका होती है, यानी कि कानून बनाने का काम करती है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का है कानून का पालन कराना, और जुडिशरी होती है कानून की रक्षा करना। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड with the making of law. The legislature or the parliament, as it is commonly called, consists of elected members of the government. These elected members of the parliament reflect the wishes and needs of the people who elected them to office. तो ये जो elected members होते हैं यही हमारी needs और wishes को सरकार तक पहुंचाते हैं, ठीक है बच्चों। समझ गए पार्लियामेंट में क्या होता है, जो हमारे चुने हुए सांसद और विधायक होते हैं, वो विधायक विधानसभा में और सांसद पार्लियामेंट, यानी कि देश की सर्वोच्च जो है संसद, उसमें हमारी मांग, हमारी ज़रूरतें और देश में क्या हो रहा है, देश में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में ये लोग सरकार के सामने अपनी मांगें रखते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव डील्स विद द एक्चुअल, ऊपर एक लाइन छूट गई है ना, हाँ, एज सच दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट है ये गवर्नमेंट की सबसे शक्तिशाली बॉडी है, शक्तिशाली अंग है इसका, ठीक है। The executive deals with the actual execution of laws. The executive is a small but extremely powerful body of ministers who are drawn from the parliament. The executive is led by president of the prime minister. तो executive कौन से होते हैं, जो मिनिस्टर, यानी कि आपने सुना होगा कैबिनेट, जो सरकार की प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के अंडर में एक कैबिनेट होती है जो पार्लियामेंट से कुछ सांसद, यानी कुछ सांसदों को चुनकर वो मिनिस्टर बना देती है। वो मिनिस्ट्री जो होती है उनकी, वही मेन एग्जीक्यूटिव होती है। क्या होती है, एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यकारी, यानी पूरे देश का जो कार्यभार होता है इसी मिनिस्ट्री के ऊपर होता है। समझ में आ गया आपको। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसे कोई रेल मिनिस्टर हो गया, कोई सड़क परिवहन मंत्री हो गया, ठीक है, कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गया। तो इस तरह के मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, और ये सभी लोग अपने अपने फील्ड को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया बच्चों। द जुडिशरी enforce the law made by the legislature. The courts of justice are fully independent of the other branches of government. The courts are expected to be fair and impartial in their judgment. तो कोर्ट क्या करती है आप जानते हैं, ये कानून की सुरक्षा करती है, और किसी की भी स्वतंत्रता के बारे में जब कोई सवाल खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, किसी की स्वतंत्रता छीनी जाती है, उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, तो कोर्ट उसकी सुरक्षा करती है, न्याय करती है। उसका काम होता है जजमेंट देना। नो वन, नॉट इवन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन टेल अ जज हाउ टू डिसाइड अ केस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो समझ गए बच्चों, कोर्ट जो होती है वो गवर्नमेंट से भी ऊपर होती है। न्यायालय, हमारे देश में न्यायालय सर्वोच्च है, क्योंकि न्यायालय पर किसी का कोई प्रेशर नहीं। कोई भी मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कोर्ट में बैठे जज को ये नहीं समझा सकते कि आपको न्याय कैसे करना है, ठीक है। जज अपने बुद्धि और विवेक से ही जजमेंट देगा। तो इसलिए कोर्ट बिल्कुल सेपरेट होती है गवर्नमेंट से। द 3 बॉडीज दस कीप अ चेक ऑन ईच अदर। द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर while the judiciary is kept independent of the other 2 bodies. जो जुडिशरी होती है बाकी की 2 बॉडीज़ को फ्री रखती है। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या होती है, आंसरेबल, यानी कि ये जवाबदेही इसी की होती है, ठीक है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए इस पर सवाल किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कौन सा काम का वादा किया और नहीं कर पाया,
तो उसके लिए उसकी जवाबदेही बनती है, यानी कि उत्तरदायी होती है एग्जीक्यूटिव। पब्लिक को जवाब देना होगा सरकार को, ठीक है। गवर्नेंस फॉर द पब्लिक गुड, पब्लिक के लिए अच्छा करना। अनलाइक द मोनार्ची और अ डिक्टेटरशिप वेयर द पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर द वे द गवर्नमेंट वर्क इन अ डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू वर्क फॉर द गुड फॉर पब्लिक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेमोक्रेसी की एक खास विशेषता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, और अच्छा करने के लिए ही पब्लिक उनको चुनती है। पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन पॉलिटिक्स एंड सिविक्स लाइफ, राजनीति में लोगों का पार्टिसिपेशन, यानी कि राजनीति में किस तरह के लोगों की भागीदारी होती है, क्या हम लोगों का योगदान होता है और हमारा नागरिक जीवन कैसा होता है। आइए इसको रीड करते हैं। द सिटीजन्स ऑफ द डेमोक्रेसी पार्टिसिपेट एक्टिवली in its functioning. They are well informed about the issues facing the country and how they want the issues addressed. The people elect their representatives carefully after listening to them speak on various issues. On elected, the citizens continue to keep a watch on the leader they have chosen. तो बच्चों क्या समझ में आया आपको, हम लोग किस तरह से राजनीति में भागीदारी करते हैं, क्या हमारा योगदान रहता है। जब चुनाव होते हैं तो नेता अपने अपने भाषण देते हैं, वादे करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, और उनके वादों से जो उनके प्रॉमिस होते हैं उनसे प्रभावित होकर हम उनको वोट देते हैं। तो जैसा नेता हमको पसंद आता है वैसे नेता को हम वोट देते हैं, जिसके ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं वही जीत जाता है। तो इस तरह से हमारा भी पार्टिसिपेशन होता है। समझ में आया बच्चों, आगे पढ़ते हैं। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन सिटीजन पार्टिसिपेशन, बट पार्टिसिपेशन मस्ट बी पीसफुल, रिस्पेक्टफुल ऑफ द लॉ एंड टॉलरेंट ऑफ द डिफरेंट। तो डेमोक्रेसी की सक्सेस क्या होती है कि जो टॉलरेंट हो और रिस्पेक्टफुल लॉ, एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए समान न्याय प्रदान करता हो। व्यूज ऑफ अदर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, यानी सभी को इंडिविजुअल तरीके से सभी को न्याय मिले, चारों तरफ शांति हो, इस तरह का जो है माहौल होता है तो डेमोक्रेसी को सफल माना जाता है। द लिमिट एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी की कुछ लिमिट भी हैं और कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स आगे देखते हैं क्या क्या होती हैं। इफ़ डेमोक्रेसी इज़ टू वर्क, सिटीजन मस्ट नॉट ओनली बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड फाइट फॉर देम, दे मस्ट बी आल्सो ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट, पीपल मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ एंड रिजेक्ट वायलेंस। तो लोगों को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी में क्या करना होता है, वायलेंस को रिजेक्ट करना होता है, अहिंसा से दूर रहें और कानून का सम्मान करना, ये डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये इसके लिमिट होते हैं। तो हमको एक नागरिक होने के नाते हमको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कंप्रोमाइज, ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियन मस्ट बी विलिंग टू सिट डाउन विद वन अदर एंड निगोशिएट। तो बच्चों क्या है इसमें डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत होती है, डेमोक्रेसी में एक और इसकी खासियत होती है, डेमोक्रेसी अगर लोकतंत्र बचाए रखना हो तो क्या होना, कंप्रोमाइज़ करना आना चाहिए हमारे देश की सभी नागरिकों को, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो सभी धर्मों की सोच अलग होती है, विचारधारा अलग होती है। अब ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की सोच के अनुसार हम उसका विरोध करें, हमें सभी की विचारधारा का सम्मान करना है और एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करना है, ये डेमोक्रेसी की मेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है आपस में तो डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती है। तो आपस में भाईचारा और मेलजोल होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी वन ग्रुप डज नॉट ऑलवेज विन एवरीथिंग इन इट वांट्स, डिफरेंट ग्रुप विन ऑन डिफरेंट इश्यूज, ओवर टाइम everyone wins something. However, if one group is always excluded and fails to be heard, it may turn against democracy in anger and frustration. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप हमेशा जीतता रहे, मतलब एक ग्रुप हमेशा मतलब आगे बढ़ता रहे, दूसरा ग्रुप उसको पीछे करता रहे, तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा और हिंसा पैदा होगी। तो दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा गया है कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, सभी मैं धर्म और जातियों की बात कर रहा हूँ, सभी धर्म और सभी जातियों को ऐसा ना हो कि किसी एक ग्रुप को आप आगे बढ़ाते रहें, कोई भी गवर्नमेंट किसी एक ग्रुप को आगे बढ़ाता रहे और बाकी ग्रुप को क्या कहें इग्नोर करती रहे। जैसे कि मतलब एक धर्म को पकड़ लिया किसी गवर्नमेंट ने, उसी रिलीजन को सारी सुविधाएं देती जा रही है, तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। तो डेमोक्रेसी में ऐसा करना गलत है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे फेल और पास की बात हो रही है कि यानी कि कोई एक
नहीं कि कोई एक ग्रुप दूसरे से जीतता ही रहे, ये नहीं, सभी, कोई किसी से ना जीते, कोई किसी से ना हारे, सभी समान रूप से आगे बढ़ें, ये बात इसमें कही गई है। एवरी सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ फेलो सिटीजन्स एंड देयर डिग्निटी एज ह्यूमन बींग्स। पीपल कैन क्वेश्चन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट बट दे शुड नॉट रिजेक्ट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट से कमियां रह गई हों उन कमियों के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। बाकी जो ग्लोसरी एंड ब्रीफ ये सारी आप रीड कर लीजिए इसको अच्छे से। चैप्टर आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। स्टूडेंट्स आपका ये जो वीडियो है काफ़ी लेंदी हो गया, वैसे मैं 15 और 16 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, आज 25 मिनट का हो गया, तो टाइम निकाल कर इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप 2 बार में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज ये वीडियो पॉज कर दिया मैंने, आप खुद वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको फिल कर लीजिए। पहले में गवर्नमेंट, दूसरे में ओलिगार्ची, तीसरे में डिक्टेटरशिप, फोर्थ में मोनार्चीज, फिफ्थ में क्लीसनेस और फिफ्थ में डेमोक्रेसी, फिल कर लीजिए। ट्रू एंड फॉल्स में पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स है, ठीक है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग ये आपको रिटन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें इंडिया इज रूल्ड बाई अ डेमोक्रेसी, तो पहले का डी, दूसरे का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, सिक्स का ए, 7 का बी, 8 का सी, 9 बी, 10 का ए, 11 का ए। तो ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। चैप्टर कैसा लगा आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़्यादा क्वेश्चन करना मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम या जहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि आप किस वीडियो की बात कर रहे हो, फिर मुझे क्वेश्चन करना पड़ता है, इससे चैटिंग ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स आगे ध्यान रखिए कि जो मैं वीडियो डालता हूँ वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि किस वीडियो की प्रॉब्लम है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, आप इसको 2 बार में देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।